दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, वरना ये पार्ट समझ नहीं आएगा। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं उस खून के तालाब के बीच खड़ा था। मेरे सीने में जो 20 सालों का गुस्सा दबा हुआ था, आज उसका आधा हिस्सा बाहर निकल चुका था। आज मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने 2 जिंदगियां जी हैं, इसलिए बहुत सी बातों पर मैं चुप रह सकता था, पीछे हट सकता था या बस हंसकर टाल सकता था। लेकिन उन्हें एक चीज नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मैं धीरे से पलटा और उस वांग की पत्नी को देखा। मेरी आंखों का वो कातिलाना गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। फिर मेरी नजर कमरे के कोने में डरे हुए उस डीन पर पड़ी। सीनियर, कृपया अपना हाथ रोक लें। तभी कमरे के बाहर से एक बहुत ही भारी और गूंजती हुई आवाज किसी समंदर की लहरों की तरह उस टूटे हुए मार्शल आर्ट्स रूम में आई। मेरा वो हाथ जो अभी नीचे गिरने ही वाला था, हवा में एक पल के लिए रुक गया। मैंने धीरे से अपना सिर उस तरफ घुमाया और अपनी उन बैंगनी और सुनहरी आंखों से बहुत ही ठंडेपन से दरवाजे की तरफ देखा। वहां की रोशनी थोड़ी सी धुंधली हो गई। एक बूढ़ा आदमी जिसने एक पारंपरिक तांग सूट पहना हुआ था और जिसके बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफेद थे, वो धूल के उस गुबार में से धीरे धीरे बाहर आ रहा था। देखने में लग रहा था कि वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा है, लेकिन वो अपना पैर जहां भी रख रहा था, वहां के पत्थर बिना किसी आवाज के पाउडर बन रहे थे। ग्रैंड मास्टर शुरुआती लेवल। ये कोई और नहीं बल्कि कैंगलान बेस सिटी का सबसे बड़ा लीडर सिटी लॉर्ड पैन होंग था। आम दिनों में पैन होंग वो इंसान था जो बादलों के ऊपर बैठकर पूरी दुनिया पर राज करता था। वो इस लोहे के शहर का रक्षक था। लेकिन इस वक्त उस बूढ़े आदमी के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी वो पीठ जो हमेशा सीधी रहती थी, वो आज मेरी उस मार्शल किंग वाली एनर्जी के दबाव में हल्की सी झुक गई थी और वो एक बहुत ही इज्जत देने वाले पोस्चर में खड़ा था। पान होंग ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए, पर जैसे ही वो मेरे 10 मीटर के रडार में एंटर हुआ, उसके पैरों ने आगे बढ़ने से लिटरली रिफ्यूज कर दिया। ये कोई नॉर्मल रुकना नहीं था। उसकी सालों की फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स उसके दिमाग में एक तेज इमरजेंसी सायरन बजा रही थीं कि अगर उसने एक कदम भी और आगे रखा तो शायद अगली हेडलेस बॉडी उसी की होगी। उसने जमीन पर पड़े वांग हैंग और वांग मैंग की बिना सिर वाली लाशों को घूर कर देखा। वो खौफनाक सीन देखकर उसके चेहरे की मसल्स ऐसे फड़कने लगीं जैसे उसे कोई हाई वोल्टेज एसी करंट लग गया हो। उसने एक डीप ब्रेथ ली, अपने अंदर उठ रहे पैनिक और अपनी फटी हुई हालत को किसी तरह सप्रेस किया। फिर थोड़ा सा झुककर रिस्पेक्ट के साथ बो करते हुए बोला, सीनियर, आज यहाँ जो भी हुआ मुझे उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। ऑनेस्टली बोलूँ तो ये पूरा सीन बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसकी आवाज़ में रिस्पेक्ट तो थी, बट उसका डर साफ झलक रहा था। मेरी बातें सुनकर मेरे होठों पर एक ठंडी और खतरनाक विलन वाली स्माइल आ गई। मिसअंडरस्टैंडिंग? मैंने धीरे से ये वर्ड रिपीट किया। मेरे टोन में इतना भयंकर सरकाज़म था कि आसपास खड़े सभी लोगों की स्पाइन में लिटरली चिल्स दौड़ गए, जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी पे बर्फ रगड़ दी हो। पान होंग ने अपनी फटी हालत में भी अपना डैमेज कंट्रोल कंटिन्यू रखा और सफाई देते हुए बोला कि वांग फैमिली के लोग हमेशा से थोड़े ओवर स्मार्ट और एरोगेंट रहे हैं और एक सिटी मेयर होने के नाते वो सिटी की सिक्योरिटी और एडमिन के काम में इतना बिजी रहता है कि उनकी हर हरकत पर नजर नहीं रख पाया। माई बैड। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब वांग हैंग और वांग मैंग दोनों तो निपट ही चुके हैं और जो बचे हैं वो सिर्फ औरतें और स्टूडेंट्स हैं जिनका क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि उन्हें सीधे डेथ पेनल्टी दे दी जाए। उसने रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी इज्जत रख लूं और इस मैटर को यहीं क्लोज कर दूं। सच कहूं तो भाई ने बात बड़ी स्मूथली रखी। एक तरफ मेरा रिस्पेक्ट मेंटेन किया और दूसरी तरफ इस मैटर को बिना खून खराबे के रफा दफा करने की फुल ट्राई की। उसका डिप्लोमेट लेवल एकदम प्रो मैक्स था, लेकिन अगले ही सेकंड हा 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 मेरी जोरदार हंसी पूरे स्कूल कैंपस में लाउड स्पीकर्स की तरह गूंज उठी। वहां मौजूद हर एक बंदा ऐसे कांप रहा था जैसे दिसंबर की ठंड में बिना स्वेटर के खड़ा हो। कुछ ही सेकंड्स बाद मेरी हंसी अचानक से बंद हो गई। मेरी आंखें अब लिटरली आइस की तरह ठंडी और एकदम डेडली हो चुकी थीं। मैंने अपनी उंगली उठाई और दूर खड़े अपने बेटे सुयू की तरफ पॉइंट करके शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, पान होंग, अपनी आंखें खोल और ध्यान से देख। अगर आज मेरे पास वू वांग लेवल की पावर नहीं होती तो क्या होता बे? जब वांग हैंग मेरे बेटे को टपकाने ही वाला था, तब तू कहां वीआईपी सीट पे बैठकर तमाशा देख रहा था? जब वांग मैंग तलवार लेकर मुझे ऑन द स्पॉट फिनिश करने आया था, तब तेरी ये सो कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग कहां छुट्टी पे गई हुई थी? जब पूरे स्कूल के सामने मेरे बेटे की सरेआम बेइज्जती हो रही थी, तब तेरा ये जस्टिस सिस्टम कहां भांग खाकर सो रहा था? मेरी आवाज हर वर्ड के साथ और लाउड और डेंजरस होती जा रही थी। मेरा हर एक सेंटेंस पान होंग के सीने पर थौर के हथौड़े की तरह भारी पड़ रहा था। अगर आज जमीन पर पड़ी ये लाशें मेरी और मेरे बेटे की होती तो क्या तू यहां खड़े होकर इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम देता? घंटा, तू शायद बस एक फेक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर साइन करता और फाइल क्लोज करके लिख देता कि हम लोग ही ट्रबल मेकर्स थे, हमारी मौत जस्टिफाइड थी और केस क्लोज्ड।
मेरी बातें सुनकर पान होंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे किसी वैम्पायर ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसने कुछ बोलने की फुल ट्राई की, पर उसके गले से एक सिंगल साउंड तक नहीं निकली, क्योंकि उसको भी अंदर से पता था कि मैं 100% ब्रूटल ट्रुथ बोल रहा था। बॉस, ये दुनिया पावर की दुनिया है। यहाँ वीक लोगों के लिए कोई जस्टिस नहीं होता। यहाँ सिर्फ पावर और एटीट्यूड की रिस्पेक्ट होती है। जब कोई पावरफुल इंसान किसी कमजोर को कुचलता है तो कोई ह्यूमन राइट्स वाला आके सवाल नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही कोई कमजोर इंसान अचानक से ओवर पावर होकर रिवर्स यूनो कार्ड खेलता है, तब सबको अचानक से कानून, इंसाफ, दया और ह्यूमैनिटी याद आने लगती है। मेरी आंखों में चमकता हुआ पर्पल गोल्डन ऑरा और ज्यादा इंटेंस और खतरनाक हो गया। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया। तुम लोगों ने ही ये रूल सेट किया है, ना कि माइट इज राइट, यानी जो ताकतवर है वही सही है। तो अब मुझे मॉरल साइंस के रूल्स मत सिखा। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को उड़ाया है जो मुझे और मेरे बेटे को मारना चाहते थे। अब तुम सब अचानक से महात्मा गांधी बनकर दया और माफी की बातें कर रहे हो। सॉरी बॉस, टू लेट। सुवु मन ही मन सोच रहा था कि उसे मौत या जंग से कोई डर नहीं लगता, लेकिन उसे डर था तो बस इस बात का कि कहीं उसके बेटे का भविष्य न बर्बाद हो जाए। सुवु ने अपने आप से कहा, मैंने अपनी जान पर खेलकर इतनी ताकत सिर्फ इसलिए हासिल की है ताकि मेरा बेटा सुयु एक आम इंसान की तरह सिर उठाकर इस दुनिया में जी सके। फिर उसने अपनी कातिलाना निगाहें पान होंग पर गड़ा दी। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो किसी को भी भस्म कर दे। सुवु ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे फेडरेशन और इस वांग परिवार की धमकियां दे रहे हो? तुम्हें क्या लगता है पान होंग, मैं इन सबसे डर जाऊंगा? लेकिन सुवु भी कोई बेवकूफ नहीं था। उसे पता था कि कब दिमाग का इस्तेमाल करना है। उसने अचानक अपना वो खौफनाक दबाव हल्का कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोगों की जान में जान आई। उसने जमीन पर पड़ी वांग परिवार की मां और बेटे की तरफ इशारा किया और बोला, अगर तुम इन कुत्तों की जान बचाना चाहते हो तो मुझे इनकी जिंदगी की कीमत चुकानी होगी। तुम इतनी बेचैनी से इन्हें बचाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं वांग परिवार का मुखिया तुम पर गुस्सा न हो जाए और तुम्हारी कुर्सी न छिन जाए। यह सुनकर पान होंग की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसे समझ आ गया था कि अगर बातचीत हो सकती है तो मतलब अब जान बच सकती है। उसे पता था कि ताकतवर लोगों को सिर्फ चींटियों को मारने में मजा नहीं आता, उन्हें असल फायदा चाहिए होता है। पान होंग ने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, सीनियर, आप चिंता मत कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो मैं वांग परिवार और शहर प्रशासन की तरफ से आपको एक ऐसा तोहफा दूंगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। 10 करोड़ फेडरेशन सिक्के, शहर के सबसे महंगे इलाके में एक शानदार बंगला, 3B ग्रेड के खास खून बढ़ाने वाले पोषण और एक बहुत ही हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स किताब। भाई साहब, ये सब सुनकर तो वहां खड़े लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। 10 करोड़ सिक्के, ये तो किसी आम इंसान के लिए सपने जैसा था। ऊपर से वो पोषण और किताब जो सिर्फ बड़े परिवारों के खास लोगों को ही नसीब होती थी। ये कोई जुर्माना नहीं था, ये तो पूरे परिवार की तिजोरी खाली करने वाली बात थी। सुवु कुछ देर शांत रहा। सच कहें तो उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी। उसके पास एक ऐसा जादुई सिस्टम था जिससे उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसे ये सब अपने बेटे सुयु के लिए चाहिए था। सुवु ने अपनी ठंडी आवाज में पूछा, क्या बस इतना ही? यह सुनकर पान होंग के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। पान होंग हकलाते हुए बोला, सीनियर, वांग परिवार के पास अभी नकद में बस इतना ही है, लेकिन हाँ, इस मार्शल आर्ट्स रूम की मरम्मत का सारा खर्चा भी हम उठाएंगे और सुयु को टॉप 5 मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में बिना किसी परीक्षा के दाखिला दिलवाने की गारंटी मैं खुद लेता हूं। आखिरकार सुवु की आंखों से वो कातिलाना चमक गायब हो गई। उसने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, दाखिले की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा अपनी मेहनत से सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में अपनी जगह बना सकता है। खैर, आज के लिए मैं तुम लोगों की जान बख्श रहा हूं। लेकिन तभी उसकी नजर उस खड़ूस डीन पर पड़ी जिसकी डर के मारे पहले ही हालत खराब हो चुकी थी। सुवु ने अपनी उंगली से एक हल्की सी चुटकी बजाई। अगले ही पल एक बैंगनी और सुनहरे रंग की रोशनी डीन के पेट के आर पार हो गई। डीन दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सुवु ने बिना किसी दया के कहा, तुम्हारी जान तो बच गई, लेकिन तुम जैसा लालची और घमंडी इंसान एक टीचर कहलाने के लायक नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म कर दी हैं। उसका वो खौफनाक मार्शल किंग वाला रूप पलक झपकते ही गायब हो गया। अब वो एक बेहद प्यार करने वाले पिता की तरह अपने बेटे सुयु के पास दौड़ कर गया। सुवु ने प्यार से पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? उसने अपना हाथ सुयु के कंधे पर रखा और एक गरम सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर में भेज दी, जिससे सुयु की सारी थकान और अंदरूनी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। सुयु ने अपने पिता की वो गर्माहट महसूस की। उसका पिता आज उसे किसी सुपर हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये तो बस हल्की सी खरोंच है। सुवु जोर से हंसा और अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए बोला, शाबाश, यही तो मेरे बेटे की पहचान है। फिर उसकी नजर पास खड़ी उस लड़की लेले पर पड़ी। वो बेचारी डर के मारे कांप रही थी,
लेकिन फिर भी उसने सुयू को बचाने की कोशिश की थी। सुवु ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बच्ची, आज मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन मैं इस लड़के से कहूंगा कि तुम्हें एक अच्छी सी दावत दे। ये सुनकर लेले का चेहरा मारे शर्म के लाल टमाटर जैसा हो गया। सुवु ने अपने बेटे के गले में हाथ डाला और हंसते हुए बोला, चलो बेटा, आज घर चलते हैं। आज बाप बेटे मिलकर जश्न मनाएंगे। दोनों स्कूल से बाहर निकल आए। बाहर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था। पुरानी सड़कें, वही शोर शराबा, लेकिन उन दोनों के अंदर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। रास्ते में सुयू बार बार अपने पिता को चोरी छिपे देख रहा था। चेहरा वही था, वही पुरानी आलसी मुस्कान, लेकिन अब उसका पिता उसे एक विशाल पहाड़ की तरह मजबूत लग रहा था। आखिरकार एक सुनसान गली में आते ही सुयू से रहा नहीं गया। सुयू ने हैरानी से पूछा, पापा, आप अचानक से एक मार्शल किंग कैसे बन गए? मुझे याद है, जवानी में तो आप सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर थे ना, और आपके वो 20 साल पुराने घाव। सुयू का दिमाग सवालों से फटा जा रहा था। ये सब किसी फिल्म या कहानी से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। सुवु अचानक रुक गया। उसने अपनी जेब से एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली और अपनी उंगली की एक चिंगारी से उसे जला लिया, और फिर अपनी गहरी आंखों से अपने बेटे की तरफ देखा। अपने सिस्टम के बारे में दुनिया को बताना बहुत मुश्किल और अजीब था, इसलिए मैंने एकदम गंभीर चेहरा बनाया और लंबी लंबी फेंकना शुरू कर दिया। पर सच कहूं तो मेरी बातों में थोड़ी सच्ची भावनाएं भी छुपी थीं। मैंने कहा, बेटा सुयू, तुम्हारे पिता ने इन 20 सालों में कभी हार नहीं मानी। मेरी पुरानी चोट गहरी जरूर थी, पर उसने मुझे अंदर से और मजबूत बनाया। 20 साल तक मैंने शहर की दीवारों के नीचे खून पसीना बहाया, मजदूरी की। तुम्हें लगा होगा कि मैं एक कुत्तों वाली जिंदगी जी रहा था, पर असल में मैं दुनियादारी का कड़वा अनुभव ले रहा था। मैं बस एक सही मौके की तलाश में था। मैंने अपने बेटे के अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और बड़े प्यार से बोला, आज तुमने जो कमाल का प्रदर्शन किया है, उससे मेरे मन की सारी दुविधा दूर हो गई। मेरे 20 साल के बंधन आखिरकार टूट गए। सुयू ये सुनकर जोश से भर गया और उसकी आंखें छलक पड़ी। सुयू रोते हुए बोला, पिताजी। मैंने हंसते हुए उसके बाल बिगाड़े और कहा, अरे पगले, इतने बड़े मर्द होकर रो रहे हो? कुछ बातों के ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे कहा, आज के बाद इस पूरे बेस सिटी में, और तो और पूरे फेडरेशन में, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हम बाप बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मैंने आसमान में चमकते सितारों की तरफ देखा। मेरी आंखों में एक खौफनाक और सर्द चमक थी। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, चूंकि अब मेरी ताकत वापस आ चुकी है, बल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तो अब उन पुराने दुश्मनों से भी हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। मैंने सुयू की तरफ देखा और कहा, बेटा, जी जान लगाकर अपनी ट्रेनिंग करो। जब तुम टॉप की 5 यूनिवर्सिटीज में से किसी एक में पहुंच जाओगे और तुम्हारा लेवल 5 किंग्स तक पहुंच जाएगा, तब हम उन सितारों के पार उस गहरे अंतरिक्ष में जाएंगे। सुयू एकदम चौंक गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हैरानी से पूछा, अंतरिक्ष में? वहां हम क्या करने जाएंगे? मैंने अपनी सिगरेट बुझाई। मेरी आवाज हवा की तरह हल्की, पर किसी भारी पहाड़ जैसी दमदार थी। हम तुम्हारी मां को घर वापस लाने जाएंगे। सुयू ने अपनी मुट्ठी कस ली और एकदम मजबूत आवाज में बोला, जी पिताजी। अगली सुबह की धूप रोज जैसी नहीं थी। उस एफ ब्लॉक की सड़ी हुई हवा और धूल के बजाय आज की धूप हमारे नए घर के शानदार मार्बल फ्लोर पर शीशे की तरह चमक रही थी। ये था इस शहर का सबसे महंगा और पॉश इलाका, जहां सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही रहते थे। और इस इलाके के सबसे शानदार और ऊंचे विला नंबर A001 के नए मालिक अब हम थे। मैंने सुयू की स्कूल से 3 दिन की छुट्टी ले ली थी। कल जो भी बवाल हुआ था, उसके बाद इस बच्चे को इस नई और आलीशान जिंदगी के साथ तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। सुयू अपने हाथों में एक पुराना सा फोटो एल्बम पकड़े उस विशाल 200 स्क्वायर मीटर के लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा था। वो बहुत ही घबराया हुआ और असहज लग रहा था। नीचे किसी महंगे जानवर की खाल का कालीन बिछा था, ऊपर चमकता हुआ क्रिस्टल झूमर था, और चारों तरफ स्मार्ट गैजेट्स अपने आप कमरे का तापमान सेट कर रहे थे। कहा वो 30 स्क्वायर मीटर का खस्ताहाल कमरा, जिसकी दीवारें झड़ती थीं। मैं मार्शल आर्ट्स वाली ढीली ढाली ड्रेस पहने हुए था। शहर के मालिक पैन होंग ने हमें जो VIP की कार्ड भेजा था, मैं उसे उंगलियों में घुमा रहा था। मैंने कार्ड को कांच की टेबल पर फेंका और हंसते हुए सुयू के पास गया। मैंने कहा, क्या हुआ बुद्धू, इतने में ही डर गए? ये तो बस शुरुआत है मेरे शेर। आगे चलकर हम इससे 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बड़े महलों में रहेंगे, और एक दिन तो हम सितारों के बीच अपना घर बनाएंगे। सुयू कुछ पल के लिए शांत रहा और फिर उसने जोर से सिर हिलाया। पहले मैं ऐसी बातें करता तो वो पक्का सोचता कि उसका बाप लंबी लंबी हाँक रहा है, पर कल डोजो में मेरे उस भगवान वाले अवतार को देखने के बाद अगर आज मैं उससे ये भी कह दूं ना कि आसमान का सूरज मैंने ही अपने हाथों से गोल बनाया है, तो वो उस पर भी यकीन कर लेगा। सच कहूं तो उस गरीब बस्ती वाले घर में हमारी पुरानी यादों के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिसे साथ लाया जाता। हम बस कुछ पुराने कपड़े और एक पुराना लोहे का बक्सा साथ लाए थे। ये बक्सा हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज था,
क्योंकि इसमें सुयू की माँ की तस्वीरें थीं। पूरी सुबह हम बाप बेटे ने मिलकर उन तस्वीरों को इस नए महल के कोने कोने में सजाया। तस्वीरों में उसकी माँ की वो प्यारी सी मुस्कान इस आलीशान माहौल में भी एक गजब का सुकून दे रही थी। अब जाकर इस ठंडे और बड़े से महल में एक असली घर वाली गर्माहट आ रही थी। सुयू ने अपने माथे का पसीना पोंछा और उस मुलायम लेदर सोफे पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसने पास ही रखी एक खास नीले रंग की एनर्जी ड्रिंक उठाई और गटागट पी गया। भाई साहब, ये वही ड्रिंक थी जिसकी एक बोतल की कीमत 5 फेडरेशन कॉइन थी। पहले वो इस ड्रिंक को सिर्फ टीवी एड्स में देखा करता था और आज ये हमारे घर का नॉर्मल पानी बन चुका था। अचानक सुयू ने पानी की बोतल नीचे रखी। मैं उस वक्त घर के ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम की सेटिंग ठीक कर रहा था। तभी सुयू मेरे पास आया और थोड़ा उलझन में बोला, पिताजी, कल डोजो में लड़ते वक्त मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सुयू अपने दोनों हाथों को घूर रहा था और उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने आगे कहा, माना कि मैं अभी अभी की एंड ब्लड लेवल पर पहुंचा हूं, पर मैंने किताबों में पढ़ा है कि शुरुआत में शरीर की ऊर्जा कोहरे की तरह बिखरी हुई होती है और वो वांग तो काफी ऊपर के लेवल पर था। उसकी ऊर्जा पानी की तरह मजबूत होनी चाहिए थी। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, कायदे से मेरा वो मुक्का उसे सिर्फ एक छोटी सी खरोंच दे सकता था, पर मैंने तो उसका पूरा का पूरा डिफेंस ही तोड़ दिया और उसे हवा में इतनी दूर उड़ा दिया। ये कैसे मुमकिन है? सुयू की आंखें बड़ी हो गईं और वो खौफ से बोला, और तो और पिताजी, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई भंवर बन गया है जो आसपास की सारी हवा और ताकत को मेरे अंदर खींच रहा है। सुयू जितना बोल रहा था उतना ही हैरान होता जा रहा था। यह सुनकर मेरी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। सच कहूं तो मैं खुद भी कल से इसी बात को लेकर हैरान था। लोग कहते हैं ना कि शेर का बच्चा शेर ही होता है, पर सुयू ने कल जो कारनामा किया था वो सिर्फ एक बड़े लेवल के दुश्मन को हराने तक सीमित नहीं था। उसके अंदर जागी वो रहस्यमयी ताकत आखिर थी क्या? वो ताकत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने अपने चेहरे पर एकदम गंभीर भाव लाया और बेटे के पास जाकर बोला, बेटा, यहां आओ और आराम से बैठ जाओ। अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो और बिल्कुल भी विरोध मत करना। सुयू एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह पालथी मारकर कालीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से उसकी पीठ पर रख दिया। मेरे दिमाग में एक विचार आया और मेरे मार्शल किंग लेवल की बेहद शुद्ध और शांत ऊर्जा की एक छोटी सी किरण सुयू की नसों में बहने लगी। मेरी अंदरूनी दृष्टि से सुयू के शरीर का पूरा नज़ारा मेरे दिमाग में किसी एचडी फिल्म की तरह छप गया। लेकिन भाई साहब, जैसे ही मैंने अंदर का नज़ारा देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। नॉर्मल तौर पर जब कोई मार्शल आर्टिस्ट शुरुआती ऊर्जा वाले लेवल पर होता है तो उसके शरीर की ताकत किसी छोटी सी, पतली और धीमी नदी की तरह बहती है, पर सुयू के अंदर का मामला ही कुछ और था। उसकी ऊर्जा गहरे लाल रंग की थी और एकदम गाढ़ी थी, बिल्कुल किसी भारी पारे की तरह। माना कि उसकी ऊर्जा की मात्रा शुरुआती लेवल की थी, लेकिन इसकी डेंसिटी और क्वालिटी किसी टॉप लेवल के फाइटर से भी ज्यादा खौफनाक थी। उसकी नसें चौड़ी थीं और हड्डियों से एक अजीब सी रहस्यमयी चमक आ रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, इस लौंडे की बुनियाद अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? अभी मैं इसी उलझन में था और अपनी ऊर्जा को सुयू के शरीर के और अंदर ले जाकर चेक करने ही वाला था कि अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। सुयू के शरीर में जो गहरे लाल रंग की ऊर्जा शांति से बैठी थी, वो अचानक एक ऐसे काले भंवर में बदल गई जिसका कोई अंत ही नहीं था। मैं एकदम घबरा गया और बोला, ये क्या बला है? मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने महसूस किया कि जो ऊर्जा मैंने उसके अंदर भेजी थी वो अब मेरे कंट्रोल में नहीं थी। वो काला भंवर उसे पागलों की तरह खींच रहा था और निगल रहा था। हद तो तब हो गई जब वो भंवर मेरे हाथ के जरिए मेरी खुद की असली ताकत को भी खींचने लगा। खतरा भांपते ही मेरा रिएक्शन बिजली से भी तेज था। मैंने तुरंत अपने मार्शल किंग लेवल की पूरी ताकत लगाई, उस कनेक्शन को जबरदस्ती तोड़ा और अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। पर भाई साहब, उस अजीब सी खींचने वाली ताकत का झटका इतना जोरदार था कि बिना किसी तैयारी के मुझे आधे कदम पीछे खिसकना पड़ा। उधर सुयू का पूरा शरीर एक झटके से कांप उठा और उसने झटके से अपनी आंखें खोल लीं। पर मजे की बात यह थी कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, बल्कि उस एक पल में उसे लगा जैसे कोई गर्म लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई हो। घर शिफ्ट करने की वजह से उसकी मांसपेशियों में जो दर्द था वो छूमंतर हो गया था। यहां तक कि उसके अंदर की ताकत भी पहले से थोड़ी और बढ़ गई थी। सुयू ने मुझे पीछे हटते देखा तो वो बुरी तरह डर गया। उसने घबराते हुए पूछा, पिताजी, क्या हुआ? क्या मेरे शरीर में कोई दिक्कत आ गई है? मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग के अंदर एक ऐसा धमाका हो रहा था जिसने मुझे सुन्न कर दिया था। मेरा वो पुराना सिस्टम जो काफी समय से शांत पड़ा था, वो अचानक बिजली की तरह कड़कने लगा। सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग! आपके बेटे सुयू की ऊर्जा में महाबदलाव डिटेक्ट किया गया है। बधाई हो, आपके बेटे सुयू ने एक छुपी हुई शक्ति को जगा लिया है जिसे केओस बॉडी कहते हैं।
मैं सुन्न खड़ा सुन रहा था और सिस्टम आगे बता रहा था। केओस बॉडी यानी इस दुनिया की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली बनावट। इस पर कोई लिमिट नहीं है। ये दुनिया की किसी भी ऊर्जा को निगल कर अपनी ताकत बना सकती है। अपने लेवल वालों को तो ये चुटकियों में हरा सकती है, और अपने से बड़े लेवल वालों को पीटना इसके लिए पानी पीने जितना आसान है। इसकी शुरुआती ताकत ही आम इंसान से 10 गुना ज्यादा है। मैं अभी ये सुनकर सदमे में ही था कि सिस्टम फिर से बोला, पिताजी और बेटे के नियम के अनुसार बेटे के ताकतवर होने पर आपको इसका अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। बधाई हो, आपको सुप्रीम केओस बॉडी मिल चुकी है। बूम! उसी पल मुझे लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर कोई भयानक परमाणु बम फट गया हो। मेरे शरीर में जो सुनहरी और बैंगनी रंग की शाही ऊर्जा बह रही थी वो अचानक सिकुड़ने लगी, और फिर वो एक ऐसे रंग में बदल गई जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता था। वो एकदम धुंधला और रहस्यमयी रंग था। अगर सूयू की केओस बॉडी एक खतरनाक वैक्यूम क्लीनर थी जो आसपास की ऊर्जा खींच रही थी, तो मेरी सुप्रीम केओस बॉडी एक ब्लैक होल थी जो सब कुछ तबाह कर सकती थी। मैंने अपनी मुट्ठी कसी। उस खौफनाक और अजेय ताकत को महसूस करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं मन ही मन बोला, भाई ये सिस्टम तो कतई बवाल चीज है। सूयू मुझे ऐसे बुत बने खड़े देखकर घबरा गया। उसने पूछा, पिताजी आप ठीक तो हैं? मैंने एक लंबी सांस ली और तुरंत अपनी सारी खतरनाक ऊर्जा को अंदर छुपा लिया। अपने बेटे के परेशान चेहरे को देखकर मेरे होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मैंने एक बड़े ज्ञानी बाबा की तरह पोज बनाया और बोला, घबराओ मत बेटे, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। बस अभी अभी मुझे एक बहुत बड़े राज का पता चला है। सूयू हैरान होकर बोला, कैसा राज? मैंने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और किसी प्रोफेसर की तरह समझाने लगा, बेटा सूयू, तुम्हें अपने शरीर में जो वो अजीब सा एहसास हुआ था ना, वो इसलिए था क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बेहद दुर्लभ और जादुई ताकत जाग चुकी है। मैंने आगे कहा, यह ताकत तुम्हें आम लोगों से कई गुना ज्यादा ऊर्जा देती है। और तो और, लड़ाई के दौरान तुम अपने दुश्मनों की ताकत सोख कर खुद को हील कर सकते हो। यही वजह है कि तुम उस वांग को एक ही मुक्के में हवा में उड़ा पाए। सूयू की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर खुशी का एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट पड़ा। जादुई ताकत, दुश्मनों की ताकत सोखने वाली पावर। उस जवान लड़के की आंखों में जो चमक थी वो बाहर चमकते सूरज से भी ज्यादा तेज थी। उसने एक्साइटमेंट में पूछा, हे भगवान, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं लाखों में एक कोई महान जीनियस हूं? मैंने मुस्कुराते हुए हामी भरी। मेरी आंखों में उसके लिए बहुत प्यार था। मैंने कहा, बिल्कुल कह सकते हो। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो तुम्हारा भविष्य इतना शानदार होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी बात सुनकर सूयू खुशी के मारे वहीं हवा में उछलने लगा और हवा में मुक्के चलाने लगा। लेकिन फिर अचानक वो रुक गया। वो मुड़ा और उसने अपनी तेज आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक गजब का जोश और जुनून था। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, चूंकि मैं एक महान जीनियस हूं तो मैंने एक फैसला किया है। मैंने अपनी एक भौं उठाई और पूछा, कैसा फैसला? सूयू ने एक गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर उस विशाल और अनंत आसमान की तरफ इशारा किया। उसने पूरे जोश से कहा, मैं अगले 5 साल में नहीं बल्कि अगले 3 साल में आपको पीछे छोड़ दूंगा। मैं एक मार्शल किंग से भी बड़ा और खतरनाक योद्धा बनकर दिखाऊंगा। मैंने हल्की सी खांसी का नाटक किया और अपने होठों पर आ रही हंसी को जबरदस्ती छुपा लिया। मैं सूयू के पास गया, प्यार से उसके कंधे थपथपाए और एक समझदार पिता की तरह बोला। फिर अचानक मैंने अपनी बात का रुख बदला और पास ही रखे एक बिना खुले गत्ते के डिब्बे की तरफ इशारा किया। मैंने सख्त आवाज में कहा, लेकिन मुझे पीछे छोड़ने से पहले जाओ और अपना कमरा साफ करो। चाहे तुम ग्रैंड मास्टर बन जाओ या कोई मार्शल किंग, अगर तुम अपना कमरा ही साफ नहीं कर सकते तो दुनिया क्या खाक साफ करोगे? चलो काम पे लग जाओ। सूयू ने एक मजेदार फौजी अंदाज में मुझे सैल्यूट किया और बोला, जी पिताजी, जो आज्ञा। वो फुर्ती से अपना डिब्बा उठाकर अपने कमरे की तरफ भाग गया। अपने बेटे की इस मासूम सी एनर्जी को देखकर मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल मेरी आंखों में एक अजीब सी सख्ती आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर मेरे बेटे के पास ऐसा खतरनाक टैलेंट है तो मैं उसे किसी स्कूल के सुरक्षित माहौल में कमजोर नहीं होने दे सकता। उसे बाहर की असली दुनिया दिखानी होगी। उसे एक ऐसा दुश्मन देना होगा जो उसकी इस तलवार को और धारदार बना सके। दोपहर की गुनगुनी धूप हमारे इस भव्य विला के बड़े बड़े शीशों से छनकर अंदर आ रही थी। मैंने अभी अभी खाना खत्म किया था और बड़े आराम से लेदर के सोफे पर लेटकर दांतों में टूथपिक घुमा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूयू बड़ी मेहनत से बर्तन साफ कर रहा था। जब से हम इस वीआईपी बंगले में आए थे, ये बच्चा अभी तक इस रईसी जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया था। उसे अभी भी खाली बैठना अजीब लगता था और वो हर वक्त कोई ना कोई काम ढूंढता रहता था। शायद काम करने से ही उसे थोड़ी शांति मिलती थी। तभी अचानक घर की शांति को चीरते हुए डोरबेल की सुरीली आवाज गूंजी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा, लगता है उस बूढ़े लोमड़ी पैन होंग की काम करने की स्पीड काफी तेज है। मैं अपनी जगह से उठा और उस 3 मीटर ऊंचे शानदार नक्काशी वाले दरवाजे के पास गया। मैंने दरवाजा खोलने का बटन दबाया।
बाहर काले रंग के खास सूट पहने दो आदमी खड़े थे। भाई साहब, ये कोई आम डिलीवरी वाले नहीं थे, बल्कि सिटी लॉर्ड के सबसे खतरनाक और एलीट गार्ड्स थे। इन दोनों के अंदर से एक बड़े लेवल के मार्शल आर्टिस्ट वाली खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि बाहर की दुनिया में खौफ पैदा करने वाले ये दोनों खतरनाक फाइटर्स मेरे सामने आते ही ऐसे कांप रहे थे जैसे कोई भीगी बिल्ली हो। उनमें से एक गार्ड ने अपने कांपते हुए हाथों से एक बेहद प्राचीन और महंगा चंदन की लकड़ी का डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया। गार्ड ने हकलाते हुए कहा, सीनियर सू, सिटी लॉर्ड ने हमें यह डिब्बा तुरंत आप तक पहुंचाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा है कि यह उनके पश्चाताप की पहली किश्त है। अगर आप उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने सिर्फ एक बार अपनी तिरछी नजरों से उन्हें घूरा। बस उस एक नजर से ही उन दोनों गार्ड्स के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने कोई खूंखार और प्राचीन राक्षस खड़ा हो जो उन्हें कभी भी कच्चा चबा जाएगा। मैंने डिब्बा उनके हाथों से ऐसे लिया जैसे कोई खाना डिलीवर करने वाले से पार्सल लेता है। मैंने लापरवाही से कहा, ठीक है, इसे यहीं छोड़ दो और जाकर पैन होंग से कह देना कि हमारी पुरानी दुश्मनी का हिसाब अब बराबर हो गया है। वो दोनों ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें कोई जीवन दान मिल गया हो। दोनों गार्ड्स ने एक साथ सिर झुकाकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। मैंने दरवाजा बंद किया और डिब्बा लेकर सीधा लिविंग रूम में आ गया। मैंने उस महंगे डिब्बे को मार्बल की टेबल पर रख दिया। सू यू अपने हाथ पोंछते हुए बाहर आया और उस खूबसूरत डिब्बे को घूरते हुए बोला, पिताजी, दरवाजे पे कौन था? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ बोल दिया, अरे कोई नहीं, बस एक कुरियर वाला था। फिर मैंने अपनी उंगली से डिब्बे के पासवर्ड लॉक पर एक हल्का सा फ्लिक मारा और क्लिक की आवाज के साथ डिब्बा खुल गया। डिब्बा खुलते ही पूरे कमरे में एक गजब की जड़ी बूटियों वाली खुशबू फैल गई। डिब्बे के अंदर लाल रंग का मखमली कपड़ा बिछा था और उसके बीचों बीच अंगूठे के साइज की 3 कांच की ट्यूब रखी थी। उन ट्यूब्स के अंदर हरे रंग का कोई लिक्विड भरा हुआ था जो किसी पिघले हुए पन्ने की तरह चमक रहा था। उसमें से छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि इनमें कितनी भयंकर ऊर्जा भरी है। और उन ट्यूब्स के ठीक बगल में एक पुरानी सी किताब रखी थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, पैन होंग ने इस बार सच में अपना खजाना खाली कर दिया है। यह कोई मामूली दवा नहीं थी। ब्लैक मार्केट में इस एक सिंगल ट्यूब की कीमत कम से कम 50 लाख फेडरेशन कॉइन थी। और मजे की बात यह है कि इतना पैसा होने के बाद भी यह जल्दी किसी को नहीं मिलती थी। मैंने वो डिब्बा खिसकाकर सूयू के सामने कर दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए है। सूयू एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। सूयू ने घबराते हुए बोला, पिताजी, ये बहुत महंगा लग रहा है। और वैसे भी आप अब एक मार्शल किंग बन चुके हैं, क्या आपके लिए ये ज्यादा काम नहीं आएगा? मैं उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। मैंने एक ट्यूब उठाई और उसे रोशनी में चमकाते हुए बोला, अरे मेरे भोले बेटे, मैं अब मार्शल किंग के लेवल पर पहुंच चुका हूं। मेरे लिए ये बी क्लास की दवा अब एक मीठे पानी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसे पीकर मेरी ताकत में एक रत्ती भर का भी इजाफा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए ये किसी जादुई संजीवनी बूटी से कम नहीं है। मैंने वो पूरा डिब्बा सूयू के हाथों में थमा दिया। मेरी आंखों में एक ऐसा विश्वास था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। मैंने गंभीरता से कहा, तुम अभी अभी अपनी ऊर्जा के शुरुआती लेवल पर पहुंचे हो। माना कि तुम्हारी नींव बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी तुम्हें अभी और ताकत चाहिए। ये 3 दवाइयां तुम्हारी ताकत को और भी मजबूत कर देंगी, यहां तक कि तुम्हें अगले लेवल तक भी पहुंचा सकती हैं। फिर मैंने उस पुरानी किताब की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, और ये है आसमान चीरने वाली तलवार की कला। मैंने तुम्हें पहले जो तकनीक सिखाई थी, ये उससे 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। वो पुरानी तकनीक सिर्फ ताकत बढ़ाती थी, लेकिन ये नई कला तुम्हें जानलेवा और खूंखार बना देगी। मेरी आवाज अब थोड़ी भारी हो चुकी थी। मैंने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, इस जालिम दुनिया में अगर तुम्हारे हाथ में कोई हथियार नहीं होगा तो तुम अपनों की हिफाजत कैसे करोगे? सूयू उस भारी डिब्बे को अपने हाथों में पकड़े हुए बुत बना खड़ा था और उसकी आंखों में एक नई आग धधक रही थी। सूयू ने एक गहरी सांस ली। उसने उस रहस्यमयी बक्से को कसकर पकड़ा और सीधा बेसमेंट में बने भारी ग्रेविटी वाले ट्रेनिंग रूम की तरफ चल पड़ा। आने वाले 3 दिन सूयू के लिए किसी नर्क से कम नहीं होने वाले थे, लेकिन सच कहूं तो यही नर्क उसके लिए जन्नत का रास्ता भी खोलने वाला था। पहले दिन सूयू उस खास अलॉय वाले फर्श पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे बक्से से पहली शक्तिशाली शीशी निकाली और एक ही घूंट में पी गया। भाई साहब, अगर कोई आम इंसान, यहां तक कि कोई एडवांस लेवल का योद्धा भी इस खतरनाक दवा को पीता तो उसे पानी मिलाकर 3 बार में पीना पड़ता, वरना उसकी नसें ही बम की तरह फट जाती। लेकिन सूयू को अपने पिता की बात याद थी कि उसका शरीर आम लोगों जैसा नहीं है। बस इसी बात पर भरोसा करके उसने सीधा दवा गले के नीचे उतार दी। दवा क्या थी? मानो खौलता हुआ लावा। गले से उतरते ही वो दवा उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा भयंकर दर्द हुआ जैसे उसके शरीर की एक एक नस अभी फट जाएगी। लेकिन ठीक उसी पल जब सूयू दर्द से तड़प रहा था और बेहोश होने ही वाला था, तभी एक चमत्कार हुआ। उसके पेट के निचले हिस्से में मौजूद वो रहस्यमयी ब्लैक होल अचानक जाग उठा।
ये उसके खास और अनोखे शरीर की असली ताकत थी, जो अब भूखे शेर की तरह जाग चुकी थी। देखते ही देखते सुयू के शरीर के चारों ओर लाल ऊर्जा का एक बवंडर सा बन गया। जो दवा उसके शरीर में तबाही मचा रही थी, वो अचानक ऐसे शांत हो गई जैसे शेर के सामने भीगी बिल्ली। उस ब्लैक होल ने सारी ऊर्जा को एक ही झटके में निगल लिया। कमाल की बात तो यह है कि जिस दवा को पचाने में आम लोगों को पूरा 1 हफ्ता लग जाता, उसे सुयू ने सिर्फ आधे घंटे में पूरी तरह सोख लिया था। सुयू ने अपनी आंखों में हैरानी लिए हुए कहा, क्या यही मेरे अनोखे शरीर की असली ताकत है? उसने अपनी शर्ट उतार फेंकी। उसके हाथ में ट्रेनिंग वाली भारी अलॉय तलवार थी और वहां ग्रेविटी भी दोगुनी थी। वो पागलों की तरह हवा में तलवार चला रहा था। उसकी इस हवा को चीरने वाली तकनीक का एक ही उसूल था, बेहद तेज और खतरनाक। एक वार और सब आर पार। शुरू शुरू में तो उसके हाथ काफी कांपे। कई बार तो तलवार खुद उसी को लगने वाली थी, लेकिन वो लड़का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 बार, 2 बार, 1000 बार। पसीना बारिश की तरह टपक रहा था और उसके शरीर की भयानक गर्मी से तुरंत भाप बनकर उड़ रहा था। मेहनत की ऐसी आग कि देखने वालों के भी पसीने छूट जाएं। तीसरे दिन की शाम ढल रही थी। बेसमेंट में सुयू की आंखें थकान से एकदम लाल हो चुकी थीं, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाला ऑरा अब किसी खतरनाक तूफान से कम नहीं था। वो बी क्लास की तीनों जादुई शीशियां पूरी तरह पी चुका था। अब उसके शरीर के अंदर ऊर्जा किसी उफनती हुई नदी की तरह शोर मचा रही थी। सुयू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दहाड़ मारते हुए कहा, अब टूट जा। उसने अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया। इस वार में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रफ्तार और भयानक ताकत थी। उस तलवार ने मानो हवा का सीना ही चीर कर रख दिया। एक तेज और डरावनी आवाज के साथ सफेद रंग की एक जोरदार लहर तलवार से निकली और सामने वाली लोहे की मजबूत दीवार पर गहरा निशान छोड़ गई। उसी पल उसके शरीर के अंदर का एक बड़ा ताला मानो झटके से टूट गया। उसकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। और वहीं दूसरी तरफ पहली मंजिल के आलीशान लिविंग रूम में मैं बड़े मजे से सोफे पर टांग रखे टीवी पर खबरें देख रहा था। मेरे हाथ में एकदम कड़क और महंगी वाली चाय का प्याला था। जिंदगी का असली मजा तो मैं ही ले रहा था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की वो मीठी सी आवाज गूंजी। टिंग। सिस्टम बोला, आपके बेटे सुयू ने जी तोड़ मेहनत करके दवा की तीनों शीशियां सोख ली हैं। वो सफलतापूर्वक रक्त ऊर्जा के मध्य स्तर पर पहुंच गया है। पिता के रूप में आपको इसका इनाम मिल रहा है। आपका स्तर भी बढ़ाया जा रहा है। बूम। मेरे हाथ में पकड़ी चाय की प्याली हल्की सी कांपी, लेकिन चाय की एक बूंद भी नहीं गिरी। पर मेरे शरीर के अंदर, ओ भाई, ताकत का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा कि मैं सीधे मार्शल किंग के स्तर पर पहुंच गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सिस्टम फिर से बोला, टिंग। सिस्टम की आवाज दोबारा आई, आपके बेटे ने 1000 बार तलवार चलाने का अभ्यास किया है। आपको क्रिटिकल बोनस मिल रहा है। आपकी हवा को चीरने वाली तकनीक अब सबसे ऊंचे और परफेक्ट स्तर पर पहुंच चुकी है। बधाई हो, आपने तलवार की परम विद्या सीख ली है। एक ही सेकंड में मेरे शरीर से तलवार की इतनी खतरनाक और तेज ऊर्जा निकली कि मेरे बैठने वाले महंगे लेदर सोफे पर बिना छुए ही सैकड़ों कट लग गए, मानो किसी अदृश्य तलवार ने उसे चीर दिया हो। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की। मेरे दिमाग में तलवारबाजी की ऐसी ऐसी खतरनाक तकनीकें घुसने लगीं जो पहले मेरे लिए सिर्फ एक मामूली किताब थी। अब मुझे असली तलवार पकड़ने की जरूरत भी नहीं थी। बस मेरा एक इशारा, एक सोच, और जिस हवा को मैं देख रहा था वही हवा मेरी तलवार बन सकती थी। मैंने आराम से अपनी चाय की प्याली नीचे रखी, अपने अंदर समुंदर जैसी ठाठें मारती हुई ताकत को महसूस किया और मेरे चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान आ गई। मैंने मन ही मन मजे लेते हुए सोचा, बेटा नीचे बेसमेंट में पसीना बहा रहा है और उसका बाप ऊपर चाय पीते पीते लेवल अप कर रहा है। क्या बेटे को पालने का यही असली मजा है? लगता है अब मुझे अपने मुन्ने के लिए और भी महंगी चीजें लानी पड़ेंगी। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुला। पसीने से लथपथ लेकिन एकदम जोश में उबलता हुआ सुयू दौड़कर ऊपर आया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। सुयू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पिताजी, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैं अगले लेवल पर पहुंच गया। यह सुनकर मैंने तुरंत अपने शरीर से निकलने वाली उस खतरनाक तलवार की ऊर्जा को अंदर खींच लिया। अगले ही पल मैं वापस वही प्यारा और सीधा सादा पिता बन गया। मैंने उसकी तरफ मुड़कर एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोला, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगली सुबह हवा में फूलों की हल्की हल्की मीठी महक तैर रही थी। नाश्ते की मेज पर बैठे हुए मैंने बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहा, हाँ सच, मैंने अभी अभी तुम्हारे स्कूल के बड़े अधिकारियों से सीधी बात कर ली है। आज से तुम्हें सिर्फ सुबह की थ्योरी क्लास और बेसिक कॉम्बैट डेमो के लिए जाना है। दोपहर की वो फालतू और टाइम बर्बाद करने वाली ट्रेनिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुयू ये सुनकर एकदम सुन्न रह गया। उसने हैरानी से पूछा, स्कूल में ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो फिर मैं करूंगा क्या? मैंने रुमाल से अपना मुंह पोंछा। मेरी आंखों में एक शरारती चमक थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, छुट्टी होते ही सीधे घर आ जाना, या फिर मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगा, वहां पहुंच जाना। तुम्हारा शरीर अब एक केओस बॉडी बन चुका है।
स्कूल की वो बच्चों वाली ट्रेनिंग अब तुम्हारे किसी काम की नहीं। मैंने आगे कहा, अब से दोपहर में तुम्हारा बाप खुद तुम्हें ट्रेनिंग देगा, एकदम स्पेशल और खूंखार ट्रेनिंग। मेरी उस गहरी और रहस्यमयी मुस्कान को देखकर सुयू की रीढ़ की हड्डी में अचानक एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। सुयू ने धीरे से कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। उसे अच्छे से पता था कि उसका बाप अब मार्शल किंग के लेवल का एक सुपर पावरफुल इंसान है। सुबह के 6 बज रहे थे। कोंगलान फर्स्ट हाई स्कूल। जैसे ही सुयू ने अपना बैग टांगे स्कूल के गेट के अंदर कदम रखा, भाई साहब, ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे स्कूल का म्यूट बटन दबा दिया हो। जो स्कूल हमेशा शोर से गूंजता रहता था, वहां अब शमशान जैसी शांति थी। पहले गरीबी और उस वांगताई की दादागिरी की वजह से सुयू स्कूल में मानो एक अदृश्य इंसान था। कभी कभार कुछ घमंडी लोग उसका मजाक भी उड़ा देते थे। एक लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी देख, वो सुयू है। दूसरे ने घबराकर कहा, अबे चुप कर, धीरे बोल, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तीसरे ने हैरानी से कहा, भाई क्या भयंकर सीन है। हमें पहले कैसे नहीं पता चला कि यह बंदा इतने बड़े बाप की औलाद है। सुना है शहर का बॉस भी इसके बाप के सामने सिर झुकाता है। चारों तरफ से नजरें सुयू पर ऐसे गड़ गईं जैसे वो कोई सुपरस्टार हो। तभी पीछे से एक बेहद मीठी और चुलबुली सी आवाज आई, ओए लकड़ी के पुतले, तो तुझे स्कूल का रास्ता याद आ ही गया? इस भारी माहौल को चीरती हुई उस आवाज को सुनकर सुयू रुका और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि लेले एक पिंक कलर का बैग टांगे और बालों की ऊंची पॉनीटेल बनाए उसकी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। यह सीन देखकर वहां खड़े आधे लड़कों का तो दिल ही टूट गया, लेकिन किसी की भी आगे बढ़कर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। आज की तारीख में सुयू उनके लिए एक चलता फिरता खतरे का निशान बन चुका था। लेले दौड़कर सुयू के पास आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। लेले ने एक्साइटमेंट में कहा, तुझे पता भी है इन 3 दिनों में स्कूल में क्या बवाल मचा हुआ है? हर कोई बस उसी दिन की बात कर रहा है। सब कह रहे हैं कि तेरे पापा कोई छुपे हुए लेजेंडरी मास्टर हैं, जिन्होंने वांग परिवार के उस गुंडे को एक ही लात में कुचल दिया था। और तो और शहर के बॉस को भी माफी मांगनी पड़ी। सुयू ने एक हल्की सी स्माइल दी और अपना सिर हिलाते हुए बोला, अरे कैसा मास्टर? इन लोगों की फालतू बातों पर ध्यान मत दे, मैं आज भी वही सुयू हूं। लेले ने चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, बहुत नाटक कर ले तू। फिर उसने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की और बड़े ही सस्पेंस वाले अंदाज में पूछा, पर सच सच बता, तेरे पापा ने तेरे लिए जो रिसोर्सेज मंगाए हैं वो बहुत ही खतरनाक लेवल के हैं ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तेरी ताकत उस दिन मार्शल आर्ट हॉल वाले दिन से भी कहीं ज्यादा गहरी और भयंकर हो गई है। पूरी क्लास में लेले ही उन गिने चुने लोगों में से थी जो सच में सुयू की फिक्र करती थी। इसलिए उसने सुयू के अंदर के बदलाव को तुरंत पकड़ लिया था। यह बदलाव सिर्फ ताकत का नहीं था, बल्कि एक गजब के एटीट्यूड का था। जैसे म्यान के अंदर एक बेहद धारदार और खतरनाक तलवार छुपकर बैठी हो। सुयू को अचानक ग्रेविटी रूम में सहे गए उस हड्डियों को चीर देने वाले दर्द की याद आ गई। उसकी आंखों में एक गजब का कॉन्फिडेंस झलकने लगा। सुयू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, थोड़ी बहुत तरक्की तो हुई है। अगर आज वाला सुयू उस वांग हैंग से भिड़े तो मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ 3 बार में उसका खेल खत्म कर दूंगा। लेले ने अपने छोटे से मुंह पे हाथ रख लिया। उसकी आंखों में अपने दोस्त के लिए गजब की रिस्पेक्ट थी। लेले ने हंसते हुए कहा, बड़ी बड़ी हाँकना तो कोई तुझसे सीखे। वो वांग हैंग ब्लड एनर्जी के मिड लेवल पर है। लेले ने फिर एक्साइटमेंट में पूछा, तो क्या अब तू आराम से जिंगवू और मोवू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट हो जाएगा? सुयू ने दूर आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ही शांत लेकिन एक ठोस आवाज में कहा, जिंगवू तो बस एक छोटा सा टारगेट है, मेरा असली टारगेट तो पूरे देश का नेशनल टॉपर बनना है। लेले ने मुंह बनाते हुए कहा, तौबा तौबा, 3 दिन क्या नहीं दिखा, तू तो आसमान में ही उड़ने लगा। हवाबाजी की भी कोई हद होती है। भले ही लेले ने उसे ताना मारा, लेकिन उसकी आंखों में सुयू के लिए खुशी साफ छलक रही थी। लेले ने अचानक कहा, अरे हाँ, पहला पीरियड कॉम्बैट सिमुलेशन का है। टीचर ने कहा था कि ग्रुप बनाकर लड़ना होगा, तो आजा अपन दोनों एक ग्रुप बनाते हैं। मुझे भी तो देखना है कि हमारा ये फ्यूचर का नेशनल टॉपर आखिर कितना ताकतवर बन चुका है। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए अपनी क्लास की बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। लेकिन ठीक उसी वक्त कोंगलान शहर से कई किलोमीटर दूर ये वो इलाका था जो इंसानों के लिए पूरी तरह बैन था। एक ऐसा खौफनाक और बंजर इलाका जहां सिर्फ दानवों का राज चलता था। पुराने जमाने का एक टूटा फूटा हाईवे जो किसी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी की तरह उस वीरान जमीन पर बिछा हुआ। एक तरफ तो इन दानवों को जिंदा रखना, इकोसिस्टम बचाने का ड्रामा था, लेकिन सरकार का असली मकसद कुछ और ही था। इन खूंखार दानवों को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक असली और खतरनाक ट्रेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन आज नीचे का नज़ारा देखकर मेरे दिमाग की घंटी बज गई। वहां एक अजीब सी खौफनाक शांति फैली हुई थी। गिने चुने लोहे जैसे जंगली सुअरों और तूफानी खरगोशों को छोड़ दें तो वो खूंखार भेड़ियों का पूरा झुंड और नदी किनारे वाले खतरनाक मगरमच्छ सबके सब गायब थे। एकदम सन्नाटा। मैं धीरे से हवा में तैरते हुए नीचे आया और एक टूटे हुए पुल के एकदम ऊपर उतरा। मुझे हवा में एक अजीब सी
बेचैन करने वाली महक महसूस हो रही थी। यह किसी आम दानव की महक नहीं थी, बल्कि किसी बेहद खूंखार और बड़े लेवल के दानव की थी। मैंने नीचे झुककर पुल पर बने पंजों के निशानों को ध्यान से देखा। निशान एकदम ताजे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि सारे दानवों के पैरों के निशान एक ही दिशा में जा रहे थे।